हेलो फ्रेंड्स, अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस के पार्ट बायोलॉजी से जैव विविधता। हमारी जो यूनिट चल रही है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हम पिछले वीडियो में पादपों में अनुकूलन डिस्कस कर चुके हैं। और अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम वो टॉपिक है हमारा जंतुओं में अनुकूलन, अडेप्टेशन इन एनिमल्स। जंतुओं में अनुकूलन, अडेप्टेशन इन एनिमल्स। साथियों, टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर कंपटीशन एग्जाम से संबंधित बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स यानी जनरल साइंस के लगभग सभी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो जो है वो 1 बाय 1 देख सकते हैं। इसके अलावा जो नए वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं वो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन करते हैं। साथियों, रीट का एग्ज़ाम अभी बहुत ही नज़दीक है, इसलिए मेरा जो मेन फोकस है वो रीट एग्ज़ाम को और पटवार एग्ज़ाम को लेकर है। तो सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित वीडियो देख लें। और आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। जैव विविधता में पहले हमने वर्गीकरण डिस्कस किया था, वर्गीकरण के बाद हमने पादपों में अनुकूलन डिस्कस किया था। वो पहले वाले वीडियो यदि अभी तक आपने नहीं देखे तो उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो वहाँ से आप पहले वाले वीडियो देख लें, फिर आप जंतुओं में अनुकूलन डिस्कस करें। तो आवास के आधार पर हम जंतुओं को 3 वर्गों में बांट देते हैं। आवास के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा जाता है: जलचर, स्थलचर और उभयचर। जलचर, स्थलचर और नभचर। उभयचर तो दोनों में आ जाएगा, जलचर और स्थलचर में। जलचर, स्थलचर और नभचर। जलचर, स्थलचर और नभचर। जलचर ऐसे जंतु है जो जलीय आवास में पाए जाते हैं, जैसे मोटी मोटी बात करें तो मछली। स्थलचर ऐसे जंतु हैं जो स्थल पर रहते हैं, जिसमें ऊंट आ गया, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, जो स्थल पर हैं। और नभचर जो आसमान में उड़ते हैं, जैसे पक्षी। तो जलचर जो जलीय आवास में पाए जाते हैं उन्हें जलचर कहते हैं। जलचर में कुछ लवणीय जल में रहते हैं, कुछ अलवणीय जल में रहते हैं और कुछ जल और स्थल दोनों में रहते हैं। जो जंतु जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं उन जंतुओं को हम लोग उभयचर के नाम से जानते हैं। उभयचर क्या है? जो जलचर भी है और स्थलचर भी है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। क्लियर? अब इनकी विशेषताएं देखें। सबसे पहली बात, इनका जो शरीर जो होता है इनका, वो धारा रेखीय होता है, जिससे ये आसानी से तैर सकते हैं। तो शरीर जो होता है वो धारा रेखीय है ताकि आसानी से ये तैर सके। तो आसानी से तैरने के लिए शरीर धारा रेखीय शरीर इनमें पाया जाता है आसानी से तैरने के लिए। इसके अलावा इनमें पंख या फिन पाए जाते हैं जो तैरने में मदद करते हैं और शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। तो पंख या फिन का काम क्या है? पंख या फिन का क्या काम है? एक तो ये तैरने में मदद करते हैं, इसके अलावा शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। तो तैरने में और शरीर का संतुलन बनाने में, जो पंख या फिन होते हैं वो योगदान देते हैं। श्वसन के लिए इनमें गिल्स पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं, गिल्स, क्योंकि ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में करते हैं। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया में करते हैं, इसलिए इनमें गिल्स पाए जाते हैं। तो गलफड़ों की उपस्थिति या गिल्स की उपस्थिति जो है वो जंतुओं की विशेषता है। और इनमें जो अस्थियां होती हैं वो हल्की होती हैं और स्पंजी होती हैं। स्पंजी मतलब उनमें हवा भर जाती है ताकि ये पानी में तैर सके। जैसे आप लोग देखते हैं पानी में तैरने, कुछ लोगों को तैरना नहीं आता तो वो बाइक की ट्यूब वगैरह में हवा भरकर तैर लेते हैं। ऐसे ही इनकी जो बॉडी होती है, जो हड्डियाँ होती हैं, जो अस्थियाँ होती हैं वो हल्की होती है और साथ में स्पंजी होती है, जिससे इनमें हवा भर जाती है और ये आसानी से तैर पाते हैं।
तो अस्थियां जो होती हैं वो स्पंजी होती हैं, विशेषता बॉडी स्पंजी है, अस्थियां स्पंजी है। तो कारण ताकि उनमें हवा भर जाए और ये आसानी से तैर सकें। और जो लवणीय जल में रहते हैं, जैसे हमने जलचर में बात की, लवणीय में, अलवणीय में और कुछ जल और स्थल दोनों में रहते हैं। जो लवणीय जल में रहते हैं उनमें लवण उत्सर्जक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, क्योंकि लवणीय जल में रहते हैं तो उनकी बॉडी में लवण की अधिकता हो जाती है, इसलिए उनके शरीर में लवण उत्सर्जक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। अब इनमें जो मेन बातें, एक तो पंख या फिन का कार्य इंपॉर्टेंट है, गिल्स इंपॉर्टेंट है और स्पंजी अस्थियां इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो उभयचर जंतु हैं, उभयचर जंतु वो जल और स्थल दोनों में रहते हैं। तो गिल्स प्लस फेफड़े यानी गलफड़े और फेफड़े दोनों पाए जाते हैं सैलामेंडर के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैलामेंडर, सैलामेंडर किस कैटेगरी का जीव है? तो सैलामेंडर जो है वो उभयचर जीव है, जो गलफड़ों द्वारा और फेफड़ों द्वारा, दोनों के द्वारा श्वसन करता है। गलफड़ों द्वारा भी और फेफड़ों द्वारा भी, दोनों के द्वारा श्वसन करता है सैलामेंडर। पानी में जाता है तो गलफड़े यानी गिल्स, और जब धरातल पर आता है तो फेफड़े यानी फुफ्फुस। अब जलीय जीवों में मछली आ गई, मेंढक जलीय जीव में आएगा। मेंढक वैसे उभयचर है, मेंढक जल और स्थल दोनों में रहता है, लेकिन मेन इसमें जो समुद्री कछुआ आ जाएगा आपके पास। तो ये विशेषता है इनकी बॉडी की। सैलामेंडर में गिल्स और फेफड़े दोनों द्वारा श्वसन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप अलग से नोट कर लीजिएगा। और सैलामेंडर उभयचर कैटेगरी का जीव है। अब चले हम स्थलचर। स्थलचर को भी आगे 2 भागों में बांट सकते हैं। स्थलचर जो है उन्हें भी आगे 2 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि अनुकूलन जो होगा मेन वो या तो मरुस्थलीय जीवों में होता है अनुकूलन, क्योंकि मरुस्थल में गर्मी बहुत है, और दूसरा शीतवासीय में जो बहुत ज़्यादा ठंड में रहते हैं उनमें कुछ ना कुछ अनुकूलन पाया जाता है। तो अनुकूलन के आधार पर अगर हम देखा जाए तो स्थल पर जो जंतु पाए जाते हैं उन्हें हम 2 वर्गों में बांट लेते हैं, मरुस्थलीय जंतु और शीतवासीय जंतु। मरुस्थलीय जो बिल्कुल शुष्कवास में रहते हैं, शुष्कवास यानी हम जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, ऐसे जंतुओं को हम लोग मरुस्थलीय जंतु कहते हैं। शीतवासी ऐसे जंतु जो बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं वो शीतवासी जंतु कहलाते हैं। मरुस्थलीय जंतु जैसे ऊंट सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके अलावा मोलाक, मोलाक जो है वो भी मरुस्थलीय जीव है, मोलाक। अब इनकी विशेषता क्या होगी ऊंट और मोलाक में, यानी मरुस्थलीय जंतु में क्या विशेषता होगी? एक तो जो इनके पैर होते हैं स्पेशल रूपांतरित होते हैं, गद्दीदार पैर इनके होते हैं ताकि ये जो आसानी से चल सकें। एक तो इनमें पैरों में विशेषता आएगी, इनके पैर जो होते हैं वो गद्दीदार होते हैं ताकि गर्म रेत पर ये आसानी से चल सके। दूसरा, इनका रंग जो होता है वो भूरा होता है, भूरा रंग होता है ताकि वो मरुस्थलीय मिट्टी के जैसे हो जाएं और शिकारी उन्हें वहाँ पहचान ना सके। तीसरा, इनमें जो मल होता है, इनका जो मल होता है वो बहुत ज़्यादा ठोस होता है, और इनका जो मूत्र होता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो मल ठोस होता है और मूत्र गाढ़ा होता है ताकि इनकी बॉडी से जल का ह्रास न हो, जल की क्षति न हो, क्योंकि मरुस्थल में जल वैसे ही कम है। तो यदि इनके मल में जल निकल जाता, मूत्र में भी जल निकल जाता, तो फिर इनमें की बॉडी में पानी की कमी आ जाती। इसलिए इनका जो मल है वो ठोस है और मूत्र जो है वो गाढ़ा है। और इसके अलावा इनमें स्वेद ग्रंथियाँ यानी पसीने वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं वो नहीं पाई जाती, स्वेद ग्रंथियाँ नहीं पाई जाती। तो अगली विशेषता आती है कि इनमें जो स्वेद ग्रंथियाँ होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, स्वेद ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती हैं, क्योंकि उनसे फिर पसीने के माध्यम से जल की हानि हो जाएगी। तो सफ़ेद ग्रंथियाँ क्या हैं, इनमें बिल्कुल अनुपस्थित हैं। और मोलाक जो होता है, मोलाक की विशेषता है कि इसकी बॉडी पर शलक पाए जाते हैं, जल का
संरक्षण करने के लिए, जल का संरक्षण करने के लिए। और इसकी जो त्वचा होती है मुलाक की, वो आर्द्रताग्राही होती है, आर्द्रताग्राही। ये वातावरण से भी नमी अवशोषित कर लेती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुलाक की विशेषता है आर्द्रताग्राही त्वचा। और शलक जो है वो मेन फ्राइनोसोमा की सतह पर पाए जाते हैं। फ्राइनोसोमा भी एक मरुस्थलीय जंतु है। फ्राइनोसोमा जिसकी सतह पर, शरीर की सतह पर शलक पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शलक जो है वो मुख्यतः, शलकों की उपस्थिति मुख्यतः किस जीव की विशेषता है, तो वो फ्राइनोसोमा मरुस्थलीय जीव की विशेषता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनकी बॉडी में जो जल संग्राहक अंग भी उपस्थित होते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि ऊंट के पेट में एक थैली होती है जो जल का संग्रहण करती है। जल का संग्रहण भी इनकी विशेषता होती है। मुलाक की त्वचा आर्द्रताग्राही। मुलाक का मुख्य जो लक्षण है वो यही है कि इसकी त्वचा आर्द्रताग्राही होती है, तो वायु में जो नमी है वो भी उसको अवशोषित कर लेती है। इसके अलावा जो फ्राइनोसोमा है उसकी त्वचा पर शलक पाए जाते हैं, और ये शलक जो होते हैं इससे जल की हानि नहीं होने देते। क्लियर। तो ये मरुस्थलीय जंतु आ गए। अब चले हम शीतवासीय जंतु में। शीतवासीय जो बर्फीले क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जब तापमान बहुत ही कम है, तापमान बहुत ही कम है, और जहाँ ठंडी हवाएं चलती हैं और बर्फ़ बहुत ज़्यादा है। तो ठंड से बचने के लिए पहली इम्पोर्टेंट बात कि इनकी त्वचा पर बहुत ज़्यादा घने बाल पाए जाते हैं। शीतवासीय जंतुओं की विशेषता है क्या? घने बालों की उपस्थिति, घने बाल, ताकि ठंड न लगे इन्हें। घने बाल इनकी त्वचा पर पाए जाते हैं जो इन्हें ठंड से बचाते हैं। तो शीतवासीय जंतुओं की त्वचा पर घने बाल पाए जाते हैं, तो घने बालों की उपस्थिति जो इन्हें ठंड से बचाती है। इसके अलावा इनका जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, ताकि जो शिकारी है वो इन्हें पहचान न सके। सफ़ेद रंग, बर्फ़ जैसा रंग होता है। इनका रंग भूरा था ताकि शिकारी पहचान न सके, और इनका रंग सफ़ेद होता है। ध्रुवीय खरगोश इसी में आएगा। ध्रुवीय खरगोश, ध्रुवीय भालू इसी में आ जाएंगे। तो ये शीतवासीय जंतु थे। अब आता है नभचर। नभचर जो कि वायु में उड़ते हैं, आकाश में रहते हैं, वायवीय जंतु या नभचर कहलाते हैं। अब इनमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए, इनकी अस्थियां खोखली होती हैं। खोखली अस्थियां विशेषता है इनकी क्या? खोखली अस्थियां, बिल्कुल खोखली अस्थियां इनमें होती हैं, हल्की होती हैं, और इनमें ज़्यादा वजन नहीं होता, इसलिए आसानी से उड़ सकते हैं। इनके जो अग्रपाद होते हैं वो पंख में रूपांतरित हो जाते हैं। जो अग्रपाद होते हैं वो पंख में रूपांतरित हो जाते हैं। और इनकी जो दृष्टि होती है, देखने की क्षमता जो होती है, वो अन्य जीवों से बहुत ज़्यादा होती है। दृष्टि जो है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। क्यों? क्योंकि मान लो ये आकाश में उड़ रहे हैं, अब इनको कहीं भोजन दिखा धरातल पर, तो ये वहाँ से इनकी दृष्टि इतनी तीव्र है कि इतनी ऊंचाई से भी अपने भोजन को देख लेते हैं और तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इनकी जो दृष्टि होती है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। तीव्र दृष्टि विशेषता है नभचर जंतुओं की। और इनमें जो पंख है या पर जो है, एक तो उड़ने में सहायता करते हैं, इसके अलावा ये सारे शरीर को ढक लेते हैं। पंखों से सारे शरीर को ढक लेते हैं। पंख क्या करते हैं? पंख या पर क्या करते हैं? शरीर को ढक लेते हैं। जिससे इनके जो शरीर का ताप है वो नियत बना रहता है, स्थिर बना रहता है। शरीर का जो ताप है वो नियत बना रहता है। और इनमें जो पूंछ होती है, पूंछ होती है इनमें जो शरीर का संतुलन बनाती है। तो शरीर का संतुलन, अब देखो इंपॉर्टेंट बात, जलीय जीवों में पंख या फिन थे जो शरीर का संतुलन बना रहे थे, और इनमें पूंछ है जो शरीर का संतुलन बनाने में सहायता करती है। और भोजन ग्रहण करने के लिए इनमें जो अंग पाया जाता है वो है चोंच।
चोंच, भोजन ग्रहण करने के लिए इनमें चोंच होती है। चिड़िया, बाज, तोता, मोर, ये सारे इसी कैटेगरी में आने वाले हैं। तो साथियों, ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक जंतुओं में अनुकूलक, जिसमें हमने जलचर, स्थलचर और नभचर के बारे में और उनकी मुख्य मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ा। तो यदि आपको हमारे वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जैव विविधता से संबंधित जो हमारे भारत के मुख्य क्षेत्र हैं, विश्व के मुख्य क्षेत्र हैं, उनको लेकर। तो साथियों, यदि आपको लगता है कि आपके लिए हमारे YouTube चैनल पर जो सामग्री है वो कंटिन्यू अपलोड की जा रही है और आपके लिए हम किसी न किसी प्रकार के बेनिफिशियल वर्क कर रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।